हेलो गाइस, वेलकम टू सिंपलेस्ट बायोलॉजी हब। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। दिस इज़ द लेसन ऑफ क्लास 12th एंड इन लास्ट वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द टर्मिनोलॉजी ऑफ दिस लेसन। अगर आपको टर्मिनोलॉजी बेटा अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं हुई होगी तो आप एक बार उस वीडियो को विज़िट करके देखिए। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। बट जब वो टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो जाएगी देन आगे के जो टॉपिक्स है वो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में सेकंड वीडियो के साथ हम यहाँ पे तैयार हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ मेंडल। मेंडल्स वी कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स, मीन्स कुछ तो भी ऐसे फैक्टर्स है, जीन्स है जो मदर फादर की बॉडी में से उनके बच्चे के बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं। दैट कंसेप्ट फर्स्टली गिवन बाय मेंडल एंड उस सभी चीज़ों को एज अ जीन टर्मिनोलॉजी दिया गया। तो लॉज ऑफ मेंडल्स, एक्चुअली क्या हुआ था, मेंडल्स ने कोई लॉज नहीं रखे थे। मेंडल्स ने तो सिर्फ पॉस्टुलेट दिए थे क्योंकि वो मैथमेटिशियन था एंड साथ ही साथ फार्मर भी था। तो ऐसे कुछ जो सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किए उस बेसिस पे उसने कुछ पॉस्टुलेट रखे। बट आफ्टर द डेथ ऑफ मेंडल 16 ईयर्स लेटर, जो 3 साइंटिस्ट की हमने लास्ट वीडियो में बात की थी बेटा, कोरियन, टशमाक एंड ह्यूगो दी वेइस, इनने उस पॉस्टुलेट को एज ए लॉ के फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो उन जो आपके एक्सपेरिमेंट की सीरीज़ थी मेंडल की, उसके बेसिस में उसने जो भी पॉस्टुलेट लिखे गए थे उसके अनुसार मेंडल्स के 3 लॉज बनते हैं। द फर्स्ट लॉ वी कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन and third one is law of independent assortment। अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तीनों लॉज बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर आप नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इस लॉज के ऊपर आपके कुछ न्यूमेरिकल्स भी क्रिएट किए जाते हैं एंड वो भी आपको पूछे जाते हैं या कुछ टर्मिनोलॉजी दी जाती है, कुछ कंडीशंस बताई जाती है। उस कंडीशन में मेंडल के लॉ अप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट आएंगे, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तीनों लॉ जो मेंडल्स के द्वारा रखे गए थे, ऑल दिस 3 लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन किया गया था बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था। तो कभी एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द लॉ ऑफ डोमिनेंस या डिस्क्राइब द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो दोनों कंडीशन में आपका आंसर सेम होगा, है ना बेटा। एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये भी मोनोहाइब्रिड लॉज के बेसिस पे ही एक्सप्लेन किया गया था। तो यहाँ पे भी सिर्फ आपकी जो सेंटेंसेस है वो सेंटेंसेस थोड़े बहुत चेंज हो जाएंगे, बाकी लॉ ऑफ डोमिनेंस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नियर अबाउट सिमिलर टू ईच अदर, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, सिमिलर है। तो अगर हम एक लॉ को भी बहुत अच्छे से लर्न करते हैं तो बाकी ऑटोमेटिकली 2 लॉज हमें तैयार हो जाएंगे। एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड डायहाइब्रिड क्रॉस, इसे कहा जाता है डायहाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज द डायहाइब्रिड क्रॉस। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन किया गया था बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन्स मोनो मतलब सिंगल और हाइब्रिड मतलब हेट्रोजाइगस।
हम लास्ट वीडियोस में जो टर्मिनोलॉजी देखी थी बेटा उसमें देखा था कि हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होती है, अगर अलील जो है एक एक बॉडी कैरेक्टर्स को शो कर रहे हैं और दो डिफरेंट एलिलिक फॉर्म है, दो अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग एलिलिक फॉर्म है, दैट कॉन्ट्रास्टिंग एलिलिक फॉर्म वी कॉल्ड द हेटेरोजाइगस कंडीशन और हेटेरोजाइगस कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे ऐसे हेटेरोजाइगस कैरेक्टर्स कंबाइन होकर एक हाइब्रिड बॉडी तैयार करते हैं और एक सिंगल कैरेक्टर्स को यहाँ पे हमने लिया है, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सो क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है द कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स transmit in individual which show in first generation, F1 generation we called it, all these characters are dominant। मीन्स पेरेंट्स की बॉडी में से हमारी बॉडी में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं एंड जो कैरेक्टर्स फिनोटिपिकली एक्सप्रेस्ड हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, दैट कैरेक्टर्स आर डोमिनेंट ओवर द अदर कैरेक्टर्स। वो कैरेक्टर्स आपके डोमिनेंट कहलाते हैं। तो इसको इनने एक्सप्लेन किया पी प्लांट के थ्रू। क्या लिया उनने? पी प्लांट का एक कैरेक्टर्स लिया। कौन सा कैरेक्टर्स लिया? क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो सिंगल कैरेक्टर्स लिया, हाइट। ओके, तो हाइट के दो अलील बनते बेटा, एलिलिक फॉर्म उसके दो है। कौन से है? या तो टॉल हाइट होगी या तो डॉर्फ हाइट होगी। दो कंडीशंस आएगी, या तो टॉल हाइट होगी या तो डॉर्फ हाइट होगी। तो उसने टॉल हाइट को आइडेंटिफाई किया, या फिर हम उसको बोलेंगे आपको डिनोट किया बाय कैपिटल टी एंड डॉर्फ को डिनोट किया बाय स्मॉल टी। यहाँ पे डी यूज़ नहीं किया क्योंकि डॉर्फ के लिए अपोजिट अलील है बेटा आपके, हेटेरोजाइगस है, तो सिंगल लेटर यूज़ किया, बट उसका कैपिटल एंड स्मॉल यूटिलाइज किया। तो जब दोनों की बीच में क्रॉसिंग की गई, क्रॉसिंग कैसे की गई? मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने टॉल फीमेल ली। टॉल फीमेल मतलब फ्लावर्स का फीमेल पार्ट, तो कौन सा हुआ? पिस्टल। लॉन्ग फ्लावर का फीमेल पार्ट क्रॉस इनटू डॉर्फ फ्लावर मेल पार्ट। मेल पार्ट कौन सा है डॉर्फ फ्लावर में? स्टेमेन। ओके, तो इनको उन्हें लिया, इसका पिस्टल लिया, इसका स्टेमेन लिया। सो इसका जीनोटाइप क्या आएगा? जीनोटाइप मैंने लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया, बट क्या होता है बेटा? जीनोटाइप इज़ नथिंग बट द जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप मतलब हमारी बॉडी में ये सेल है हमारी, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम्स है हमारे। ओके, तो ये क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन लोकेटेड है जो हमारी बॉडी कैरेक्टर्स को शो करते हैं। तो यहाँ पे हाइट का कैरेक्टर लोकेटेड है सपोज, और यहाँ पे हाइट का कैरेक्टर लोकेटेड है, तो इसे मैं टी कहूँगी और इसे मैं स्मॉल टी कहूँगी। एक अलील के ऊपर आपका हेटेरोजाइगस अलील है, एक इसके ऊपर कैपिटल टी, एक इस पर स्मॉल टी। तो ये क्या हुआ उसका? ये जीनोटाइप हुआ। तो ऐसे इसका जीनोटाइप क्या है? टॉल पिस्टल है, मीन्स टॉल प्लांट लिया हमने, तो उसका जीनोटाइप आएगा कैपिटल टी। एंड डॉर्फ है, तो डॉर्फ के लिए हमने यूटिलाइज़ क्या किया? स्मॉल टी। तो मैंने यहाँ डॉर्फ के लिए यूटिलाइज़ किया स्मॉल टी। अब इसके गमीट बनेंगे। गमीट कैसे बनते हैं? गमीट आर प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। जो आपकी पिस्टल की सेल्स है, जो आपकी स्टैमेन के अंदर एंथर की सेल्स है, दे आर अंडरगोइंग द मियोसिस प्रोसेस। और मियोसिस में हमें पता है दो स्टेप होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। एंड मियोसिस 1 इज़ नथिंग बट द रिडक्शन डिवीजन। वहाँ पे एक्चुअल क्रोमोसोम की नंबर जो है आपका हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे से जो निकला, तो ये जो जीनोटाइप है, यहाँ से दो गमीट बने बेटा आपके, तो दोनों सिमिलर बनेंगे, तो मैं एक ही नोटिफाई करती हूँ उसका। और यहाँ से भी सेम सिमिलर गमीट बना, टी गमीट बना, मतलब इसका क्या बना? इसका एग बना, और इसका क्या बना? इसका पोलन ग्रेन बना। ये पोलन ग्रेन था
ये पोलन ग्रेन के ऊपर कौन सा कैरेक्टर था, डॉर्फनेस का कैरेक्टर था। ये आपका एग था या ओवम था, उसके ऊपर कौन सा कैरेक्टर था, उसके ऊपर टॉलनेस का कैरेक्टर्स था। दोनों के बीच में क्रॉसिंग की गई। क्रॉसिंग कर गई मतलब आपके स्टैमेन के एंथर्स को, पोलन ग्रेन को कलेक्ट करके यहाँ पे पिस्टल के ऊपर डाल दिया गया। तो दोनों में क्या होगा, पॉलिनेशन होगा फर्स्टली, देन फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है। हमें पता है 2 गैमेट कंबाइन होकर जाइगोट बन रहा है। तो जाइगोट कैसा बन रहा है, टी। तो इसी जाइगोट कंडीशन को कहा गया जो बड़े होने के बाद आपकी बॉडी क्रिएट करती है, दैट इज़ द F1 जनरेशन। इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन, है ना। तो ये जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स कैसे थे, प्योर होमोजाइगस, प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ, प्योर होमोजाइगस थे। इससे आपका जो बना डॉटर वो कैसा बना, ये हाइब्रिड बना, क्योंकि इसके पास दोनों जीन है, इसके पास टॉल का भी जीन है, इसके पास डॉर्फ का भी जीन है। तो ये हाइब्रिड हुआ और दैट प्रोसेस वी कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ये प्रोसेस काय की हुई आपके बेटा, हाइब्रिडाइजेशन की हुई। बट ये जो टॉल बना तो ये कंडीशन में क्या होना था, ये मिडल हाइट में आना था, क्योंकि इसके पास तो दोनों जीन है, ना टॉल होना था ना डॉर्फ होना था। बट क्या हुआ, फिनोटिपिकली इट शोज़ द टॉलनेस। फिनोटिपिकली इट शोज़ द टॉलनेस मीन्स वो आपका जब दिखाई देने लगा तो हाइटेड था। फिर मेंडल थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, ये कैसे हुआ, डॉर्फनेस का कैरेक्टर भी तो है उसके पास, देन वेयर द डॉर्फनेस गॉन, डॉर्फनेस कहाँ गया। फिर बाद में उसने क्या किया, ये जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन की सेल्फिंग की। सेल्फिंग करने के लिए हमें थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा बेटा यहाँ पे, ओके हम यहाँ तक। सेल्फिंग की मीन्स F1 जनरेशन के जो बने उसके सीड्स, उसी सीड्स को उसने बोया F1 जनरेशन पेरेंट्स। तो F1 जनरेशन पेरेंट्स में जीनोटाइप क्या आएगा, यही वाला लिया जो जाइगोट का है, टी। तो इसके गमीट क्या बनेंगे बेटा, गमीट बनेंगे कैपिटल T स्मॉल t, यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t। एंड देन उसकी क्रॉसिंग करने के बाद उसको क्या रिजल्ट मिला, उसको इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। ये देखो, ये कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t। ओके, सो क्या हुआ, यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसकी क्रॉसिंग कर दी तो 4 पॉसिबिलिटी होगी। कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, या तो उसको प्योर होमोजाइगस टॉल मिलेगा, या तो उसको हाइब्रिड मिलेगा, या तो उसको प्योर होमोजाइगस डॉर्फ मिलेगा। तो इसका रेशो अगर हम बात करेंगे, फिर से मिटाती हूँ थोड़ा सा, क्रॉस नहीं मिटा रही हूँ क्योंकि क्रॉस ज़रूरी बेटा, आपको हमें आगे समझना है और उसके ऊपर। तो इसको ये 1 मिलेगा, इसके 2 मिलेंगे और इसका 1 मिलेगा। तो मैं ये बोल सकती हूँ इसका जीनोटिपिक रेशो क्या है, जीनोटिपिक रेशो। क्यों बोला भाई मैंने इसको जीनोटिपिक ही क्यों बोला, फिनोटिपिक क्यों नहीं बोला, क्योंकि फिनोटिपिक बाहर से दिखाई देता है कैरेक्टर्स, ये बाहर से दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जीनोटिपिक रेशो क्या आएगा, 1:2:1। वाइल फिनोटिपिक रेशो क्या आएगा, फिनोटिपिक रेशो मतलब ऐसा रेशो जो बाहर से कैरेक्टर्स दिखाई दे रहा है। तो बाहर से उसको देखने के बाद क्या दिखे, ये जो तीनों के तीनों प्लांट थे ना बेटा, ये तीनों प्लांट टॉल थे और ये इकलौता प्लांट आपका डॉर्फ था। तीनों प्लांट टॉल थे और इकलौता प्लांट उसका डॉर्फ था। मीन्स फिनोटिपिक रेशो हो गया 2 + 1 ये 3:1। द फिनोटिपिक रेशो हो गया 3:1। जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 एंड फिनोटिपिक रेशो 3:1। दिस इज़ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल। यही मेंडल के द्वारा लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा गया। मीन्स आपकी फर्स्ट फिलियल जनरेशन के अंदर जो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होता है दैट कैरेक्टर्स वी कॉल द डोमिनेंट कैरेक्टर्स, और जो F1 जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस नहीं होता दैट कैरेक्टर्स वी कॉल द रेसेसिव कैरेक्टर्स। तो डोमिनेंट कैरेक्टर्स क्या कहलाएगा यहाँ पे, टॉलनेस जो है, टॉलनेस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, while dwarfness is recessive character.
तो क्या हुआ, रेसेसिव कैरेक्टर्स एलिमिनेट हो गया? नहीं हुआ। रेसेसिव कैरेक्टर्स बॉडी में प्रेजेंट है बट रेसेसिव कैरेक्टर्स ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो वो आगे वाली जनरेशन में जाके एक्सप्रेस हो जाएगा। तो आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा बेटा कि बहुत बार ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करेंगे तो हमारे फेस हमारे नाना नानी से मिलते जुलते रहते, दादा दादी से मिलते जुलते रहते, मौसी से मिलते जुलते रहते, काका से मिलते जुलते रहते। मीन्स हमारे फादर मदर के बॉडी में भी वो कैरेक्टर्स है और उनकी बॉडी में से ही वो हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हुए हैं, बट उनकी बॉडी में वो एक्सप्रेस नहीं हुए, मतलब उनकी बॉडी में वो कैसे थे, रेसेसिव कंडीशन में थे। एंड जब वो हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हुए तो वो डोमिनेंट कंडीशन में आ गए। दैट इज़ द लॉ ऑफ डोमिनेंस, बट दिस लॉ इज़ नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। दिस लॉ इज़ नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। क्यों यूनिवर्सली एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेंडल के इस लॉ के अनुसार दो ही कंडीशन होनी थी। अगर हम हाइट का ही कैरेक्टर्स ले रहे हैं तो क्या होगा, या तो जो भी जनरेशन होगा या जो भी फिलियल फॉर्म होगा या तो बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा या तो बहुत ज़्यादा बोना होगा। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंडीशंस रहती है जो आपकी इंटरमीडिएट हाइट भी रहती है ना। तो आप अगर स्किन कलर की बात करेंगे तो या तो बहुत सारा गोरा होना चाहिए था बंदा या तो बहुत ज़्यादा काला होना चाहिए था, बट नहीं, बहुत सारे सांवले बंदे भी प्रेजेंट हैं। मीन्स आपका इंटरमीडिएट कलर भी यहाँ पे शो हो रहा है या इंटरमीडिएट आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी शो हो रहे हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कुछ हद तक सही है बट पूरी तरीके से वो आपका सही नहीं है। पूरे जगह के लिए, पूरे एनिमल्स के लिए या प्लांट्स के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, बट कुछ कुछ कैरेक्टर्स के लिए वो आपका सही भी है। दिस इज़ अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन बाय द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सेकंड लॉ, दैट इज़ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड दैट लॉ वी कॉल द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गमेट्स। मैं मिटा इसलिए नहीं रही हूँ बेटा क्योंकि मुझे इसी डायग्राम के ऊपर आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक्सप्लेन करना है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दैट वी ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गमेट। सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेट होना और प्योरिटी ऑफ गमेट मीन्स प्योर कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करना। तो इसमें क्या था, ये भी लॉ आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस को क्रॉस के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। कैसे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था। हम फिर से यही डायग्राम पे आ जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मिटाया नहीं बेटा कि इसी में मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। टॉल फीमेल पिस्टल लिया हमने, डॉर्फ मेल स्टेमिन, दोनों का जीनोटाइप ही लिया। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट फिलियल जनरेशन में आपका हाइब्रिड मिला। जब हाइब्रिड की सेल्फिंग की गई, यहाँ पे हमने क्या की, सेल्फिंग की, सेल्फ पॉलिनेशन किया। तो सेल्फिंग की तो जो हमारे पास जीनोटाइप क्या था बेटा, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप था। उसके गमेट जो बने वो भी हेट्रोजाइगस थे। बट व्हेनेवर द गमेट्स आर फॉर्म्ड, गमेट किस कंडीशन में बने, ये जीनोटाइप था। जीनोटाइप मीन्स क्या है, ये प्लांट की बॉडी की सेल है कोई भी, और कौन सी वाली सेल है। अगर मैं मेल पार्ट की बात करूँगी तो स्टैमेन की सेल्स हैं, और अगर फीमेल पार्ट की बात करूँगी तो ओवरी की सेल्स है। कोई भी ओवरी की सेल्स ले ली, कोई भी स्टैमेन की सेल्स ले ली या एंथर की सेल्स ले ली। वो एंथर और स्टैमेन की सेल्स कहाँ गई, मियोसिस में गई। ओके, मियोसिस में गई। हमें पता है मियोसिस 2 स्टेप में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। एंड मियोसिस इज़ कॉल्ड द रिडक्शन डिवीजन, जहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। तो जब मियोसिस में गई तो मियोसिस में जाने के बाद मेल की अगर बॉडी होगी तो वो आपके 2 तरह के टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन बनाएगी। 2 टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन, 2 तरह के पोलन ग्रेन बनाएगी। और फीमेल की बॉडी होगी तो वो आपके 2 टाइप्स के एग बनाएगी। ओके, कौन से बनाएगी भाई, 2 टाइप के पोलन ग्रेन और 2 टाइप के एग। एक तो ऐसा एग होगा जिसके पास टी वाला हाइट वाला कैरेक्टर्स है, एक ऐसा होगा जिसके पास डॉर्फ वाला कैरेक्टर्स है। यहाँ पे आपका जो पोलन ग्रेन है, एक ऐसा होगा जो जिसके पास हाइट वाला कैरेक्टर है, और एक दूसरा ऐसा होगा जिसके पास डॉर्फ वाला कैरेक्टर्स है। अब पॉसिबिलिटी क्या है, अगर हाइट वाला कैरेक्टर, टॉल वाला कैरेक्टर, टॉल वाले एग के साथ मेल का टॉल वाला पोलन ग्रेन ज्वाइन हुआ तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनेगा वो हमें क्या मिलेगा, प्योर टॉल कैरेक्टर्स।
बट अगर टॉल एग के साथ डॉर्फ वाला पोलन ग्रेन आपका कंबाइन हुआ तो मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा फिनोटिपिकली तो वो टॉल होगा, बट इट कंटेन द हाइब्रिड कंडीशन और उसके पास हेट्रोजाइगस रेसेसिव जीन भी प्रेजेंट होगा, है ना। फिनोटिपिकली तो हाइटेड होगा, वो टॉल प्लांट होगा, बट उसके पास हाइब्रिड आपका जो रेसेसिव जीन है वो भी प्रेजेंट होगा। सेम कंडीशन अगर फीमेल की एग जो है वो डॉर्फ है, अब डॉर्फ एग के साथ आपका टॉल वाला पोलन ग्रेन जॉइंट हो गया तो ये जो कंडीशन होगी सेम कंडीशन होगी यहाँ पे जैसे हुई, फिनोटिपिकली टॉल होगा बट उसके पास रेसेसिव आपका जो गमीट है वो भी प्रेजेंट है। एंड टॉल एग के साथ अगर डॉर्फ पोलन ग्रेन कंबाइन हुआ तो मुझे प्योर डॉर्फ प्लांट मिलेगा। मीन्स पॉसिबिलिटी क्या है इसमें, पॉसिबिलिटी 4 है। एक प्योर टॉल मिल सकता है, 2 मुझे हाइब्रिड मिल सकते हैं जो फिनोटिपिकली तो टॉल दिखाई देंगे बट उनके पास रेसेसिव का भी आपका जीन प्रेजेंट है, एंड एक मुझे क्या मिलेगा, प्योर डॉर्फ मिलेगा। दीज आर द कंडीशंस। तो यहाँ पे इसका कनेक्शन क्या है, यहाँ पे सेग्रीगेशन में सेपरेट होना। तो जब आपके गमीट का फॉर्मेशन होता है, ये वाला पार्ट में बेटा गमीट फॉर्मेशन मियोसिस के बाद की प्रोसेस, जब गमीट फॉर्मेशन होता है एट दैट टाइम जीनोटाइप क्या है हमारा, टीटी। एट दैट टाइम द वन कैरेक्टर डज नॉट अफेक्ट द अदर कैरेक्टर्स। एक कैरेक्टर्स दूसरे कैरेक्टर्स के ऊपर अफेक्ट नहीं डालता, दोनों अलग अलग अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गमीट्स। मीन्स जो गमीट बन रहे हैं वो गमीट कैसे है, प्योर गमीट है, प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ। जो गमीट बन रहे हैं वो कैसे गमीट है, प्योर गमीट है। तो दैट लॉ वी कॉल द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गमीट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। आपका मोनोहाइब्रिड का ही एग्जाम्पल लेके हमें इसको एक्सप्लेन करना है, बट एक ही सेंटेंस इसमें ऐड हो जाएगा। क्या होगा कि मियोसिस के बाद जब गमीट फॉर्मेशन होता है तब एक गमीट दूसरे गमीट के एलेलिक फॉर्म के ऊपर अपना अफेक्ट नहीं डालता, बोथ आर सेपरेटली इंडिविजुअली सेपरेटेड हो रहे हैं। दोनों जीन आपके दोनों गमीट अलग अलग अपना एक्सप्रेशन यहाँ पे शो कर रहे हैं। दिस इज़ द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गमीट्स। Now we move towards the third law, that is the law of independent assortment. It is little bit big law rather than the monohybrid, but interesting है as well as easy भी है understanding perspectives. Okay, so our third law of independent असॉर्टमेंट, इसी को हम बोलते हैं डायहाइब्रिड लॉ या डायहाइब्रिड क्रॉस। क्या होता है, फर्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने एक सिंगल कैरेक्टर्स लिया, ओके, और सिंगल कैरेक्टर्स के थ्रू कॉम्बिनेशन किए कि पॉसिबिलिटी क्या क्या है, प्लांट कैसा होगा, प्लांट फिनोटिपिकली टॉल होगा या डॉर्फ होगा, उसका जीनोटाइप क्या होगा, उसका फिनोटाइप क्या होगा, दोनों का रेशो क्या होगा, ये सब चीज़ें हमने मोनोहाइब्रिड लॉ में एक्सप्लेन की। डायहाइब्रिड में भी सेम कंडीशन करनी है, बट चेंज क्या होगा, वहाँ पे हमने एक कैरेक्टर लिया था, यहाँ पे हम 2 कैरेक्टर लेंगे, एक साथ 2 कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करना है। फिर से हम पी प्लांट के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि मेंडल ने तो पी प्लांट के ऊपर ही वर्क किया था, तो मेंडल ने यहाँ पे पी प्लांट के 2 कैरेक्टर्स लिए साथ में, एक साथ। कौन से कैरेक्टर्स लिए, एक तो लिया कलर ऑफ सीड, तो सीड के 2 कलर थे, कौन सा था, एक था येलो और दूसरा था ग्रीन, एंड दूसरा था आपका शेप ऑफ सीड। इसमें भी 2 तरह के शेप थे, एक था राउंड शेप और एक था रिंकल शेप। तो इसके जीनोटाइप क्या थे, जीनोटाइप इसमें जब उनने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया पहले, तो उसमें जो डोमिनेंट आया वो सीड, कलर ऑफ सीड में येलो डोमिनेंट था, ग्रीन रेसेसिव था, एंड शेप ऑफ सीड में राउंड डोमिनेंट था एंड रिंकल्ड रेसेसिव था। तो इसका जीनोटाइप था, हम लेंगे पहले
येलो राउंड। येलो राउंड क्यों? क्योंकि दोनों डोमिनेंट है। एंड इनटू ग्रीन रिंकल्ड, क्योंकि दोनों रेसेसिव है। तो इसको शो ऑफ किया कैपिटल Y, कैपिटल R से, और इसको शो किया स्मॉल y स्मॉल r से। इस तरह से हमने उसको ये किया। तो इसका क्या होगा बेटा, गमिट फॉर्मेशन क्या होगा? गमिट क्या बनेंगे आपके? गमिट 2 बनेंगे, कैपिटल Y कैपिटल R, और यहाँ पे बनेंगे स्मॉल y स्मॉल r। दोनों की क्रॉसिंग की तो मुझे क्या मिलेगा? हाइब्रिड मिलेगा, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। ये मिली मुझे F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। फर्स्ट फिलियल जनरेशन कैसी है? हाइब्रिड है। हाइब्रिड है मीन्स इसके पास तीनों कैरेक्टर्स है, बट फिनोटिपिकली कैसे दिखाई देती है? फिनोटिपिकली ये दिखाई देगी आपकी येलो एंड राउंड, बिकॉज येलो एंड राउंड कंडीशन इज डोमिनेंट ओवर द ग्रीन एंड रिंकल्ड कंडीशन। ग्रीन एंड रिंकल्ड कंडीशन के ऊपर येलो एंड राउंड कंडीशन आपकी डोमिनेंट थी, जिसकी वजह से हमें ये दिखाई देगी। देन हम इसकी सेल्फिंग करते हैं, है ना। सेल्फिंग करते हैं तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिटा देती हूँ, नीचे तक आपका नहीं आ पाएगा बेटा। सेल्फिंग की मैंने, तो क्या किया मैंने, मेरे पास क्या था? कैपिटल Y स्मॉल R, ये पास में लेते ज़्यादा बेटर लगेगा, एंड ये Y R। ओके, तो इसके मुझे गमिट कितने मिलेंगे? 4 तरह के गमिट्स मिलेंगे मुझे, दोनों के गमिट्स में एक साथ लिखती हूँ। तो कौन सा मिलेगा? एक मिलेगा कैपिटल Y कैपिटल R, या तो मिलेगा कैपिटल Y स्मॉल r, या तो मिलेगा स्मॉल y कैपिटल R, या स्मॉल y स्मॉल r। ये 4 तरह के गमिट मिलेंगे मुझे दोनों के। यहाँ से भी ये 4 गमिट मिलेंगे, यहाँ से भी ये 4 गमिट मिलेंगे। अब ये चारों कंडीशन को क्रॉसिंग अगर मैं इस पैटर्न में करूँगी तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, वो अंडरस्टैंड करने के लिए इतना ईजी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पनेट स्क्वायर में डाल देंगे। पनेट स्क्वायर हमने लास्ट वीडियो में देखा था बेटा, तो हम पनेट स्क्वायर बना रहे हैं आप यहाँ पे, है ना। पनेट स्क्वायर एंड इट ऑल्सो कॉल्ड द चेकर बोर्ड। इसी को हमने चेकर बोर्ड भी कहा था। इस चेकर बोर्ड के सहायता से हम इसको अब एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो ये हमने बना लिया चेकर बोर्ड। 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे हम गमिट लिखेंगे। तो इस साइड से मैं लिखूँगी मेल गमिट और यहाँ पे लिखूँगी मैं फीमेल गमिट। मेल गमिट में क्या बनेगा? मेल गमिट में बनेंगे पोलन ग्रेन, मतलब ये 4 तरह के पोलन ग्रेन बनेंगे, है ना बेटा। ये 4 तरह के आपके पोलन ग्रेन बनेंगे। एंड फीमेल गमिट क्या बनेगा? एक बनेंगे, मतलब यहाँ पे कौन से 4 तरह के एक बनेंगे, पॉसिबिलिटी 4 है। ये 4 पॉसिबिलिटी, ये गमिट बना दिया हमने, है ना। ऑल दीज आर द गमिट्स। अब मैं इसका फर्टिलाइजेशन करूँगी, कॉम्बिनेशन करूँगी। फर्टिलाइजेशन करने के बाद मुझे क्या क्या रिजल्ट मिलते ये हम देखेंगे। तो ये YYRR, ये आएगा YYRR, ऑल आर कैपिटल। YYRR, इसको इसके साथ, देन इसको इसके साथ, YYRR, देन इसको इसके साथ, YYRR। सिमिलरली ये पूरा का पूरा पनेट स्क्वायर हम फिलअप करेंगे। अब इसको इसके साथ, YYRR, 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 इसको इसके साथ, YYRR। ये थर्ड गमिट को फर्स्ट गमिट के साथ, YYRR, देन हियर YYRR, YYRR, एंड फाइनली ये YYRR। एंड द लास्ट वन, फिर से इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, YYRR,
Y, Y, R, R, third वाला Y, Y, R, R, and this one the final R, R. ओके तो हमें 16 कॉम्बिनेशन मिले। जब मैंने 2 कैरेक्टर्स लिए, 2 कैरेक्टर्स के कितने गमेट बने? 4 गमेट बने, 4 मेल बॉडी के गमेट, 4 फीमेल बॉडी के गमेट। तो मुझे यहाँ पे 16 पॉसिबिलिटी मिली। अब ये 16 पॉसिबिलिटी क्या थी वो हम देखेंगे। कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल R किसको रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल Y येलो कलर को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल R राउंड सीड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे कैपिटल Y येलो कलर को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे एक R रेसेसिव कंडीशन भी है, बट यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस लगेगा आपका बेटा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या एक्सप्रेस होगा? राउंड सीड एक्सप्रेस होगी, रिंकल एक्सप्रेस नहीं होगी। तो ये भी आपका राउंड आएगा। अगर एक सिंगल जीन भी आपका कैपिटल रहता है तो वही एक्सप्रेस होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये आएगा आपका येलो राउंड, अगेन येलो राउंड, क्योंकि Y भी कैपिटल है, R भी कैपिटल है। अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन, येलो राउंड। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे Y तो कैपिटल है पर R स्मॉल है, तो राउंड तो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि दोनों रिंकल जीन है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ आएगा येलो रिंकल, मीन्स येलो कलर ने अपने आप को अलग से एक्सप्रेस किया और सीड ऑफ शेप ने अपने आप को अलग से एक्सप्रेस किया। दोनों का मिक्सिंग नहीं हुआ, दोनों कैरेक्टर साथ में चल रहे हैं, दोनों एक ही जीन के ऊपर एलिलिक फॉर्म में चल रहे हैं, बट दोनों ने अपने कैरेक्टर्स को मिक्स नहीं किया। देन ये आएगा येलो राउंड, येलो, यहाँ पे भी स्मॉल आर है तो ये क्या आएगा? रिंकल, येलो रिंकल। यहाँ पे येलो राउंड, अगेन येलो राउंड। देन यहाँ पे देखो स्मॉल y है एंड कैपिटल R है। तो स्मॉल y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉल y रेसेसिव जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ग्रीन कलर का सीड है। तो यहाँ पे आएगा ग्रीन एंड सीड शेप आएगा राउंड। यहाँ पे भी आएगा ग्रीन एंड राउंड। यहाँ पे अगेन येलो राउंड, येलो क्योंकि 1 कैपिटल Y है बेटा, तो येलो तो एक्सप्रेस होगा डोमिनेंस लॉ के अनुसार। और यहाँ पे आएगा रिंकल और ये आएगा ग्रीन राउंड क्योंकि एक R कैपिटल है। और यहाँ पे दोनों Y है और दोनों Y स्मॉल है और दोनों Y R भी स्मॉल है, तो क्या हो गया? दोनों रेसेसिव जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो कंडीशन आएगी ग्रीन रिंकल्ड। अब ये हमें 16 कॉम्बिनेशन मिले। अब इस 16 कॉम्बिनेशन को हम काउंट करते हैं, क्या है? येलो राउंड कितने हैं? देन येलो रिंकल्ड, देन ग्रीन राउंड एंड फाइनली ग्रीन रिंकल्ड। क्या मुझे येलो राउंड कितने काउंट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 येलो राउंड है हमारे पास 9। देन येलो रिंकल्ड कितने हैं? 1 2 एंड 3। येलो रिंकल्ड है 3। ग्रीन राउंड कितने हैं? 1 2 3 एंड ग्रीन रिंकल्ड कितना है? ओनली 1। So the phenotypic ratio is genotypic ratio क्या है बेटा? 9:3:1। जीनोटिपिक रेशो है 9:3:1। एंड फिनोटिपिक रेशो क्या है? फिनोटिपिक रेशो भी आपका यही आएगा यहाँ पे 9:3:1। बट यहाँ पे या phenotypically the ratio is also same. This is the law of independent assortment. Independent assortment means जब दो जीन एक साथ
जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, तो दोनों जीन अपने आप को अलग से एक्सप्रेस करते हैं, एक जीन दूसरे जीन के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं करता है। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कैरेक्टर्स कौन से लिए? मेंडल ने 2 कैरेक्टर्स लिए, सीड का कलर एंड सीड का शेप, एंड दोनों को अगर यहाँ पे उसने चेकर बोर्ड के सहायता से एक्सप्लेन किया तो उसको कितने कॉम्बिनेशंस मिले? 16 कॉम्बिनेशन मिले। 2 कैरेक्टर्स के लिए 16 कॉम्बिनेशन मिले, 1 कैरेक्टर्स के लिए 4 कॉम्बिनेशन मिले। तो रेशो क्या आ गया इसका? जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशो इज 9:3 3:3 3:1। दिस इज द डायहाइब्रिड क्रॉस ऑफ द मेंडल। तो यहाँ पे इस लेसन में, इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? तीनों हमें याद रखना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस, ये दीज आर द एग्जाम्पल जिसके द्वारा मेंडल्स ने अपने लॉज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था। और इनके जो रेशो है बेटा, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशो, ये दोनों हमें याद करने हैं, क्योंकि इसके आगे के जो क्रॉसिंग आएगी, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, देन आपका 4 गैमेट का क्रॉस, तो ये थोड़े ज़्यादा मुश्किल होते हैं, क्योंकि अपने देखा 3 के लिए हमें 16 कॉम्बिनेशन मिले, 2 कैरेक्टर्स के लिए हमें 16 कॉम्बिनेशन मिले, तो 3 कैरेक्टर्स के लिए हमें 64 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। 64 कॉम्बिनेशन को अगर हमने चेकर बोर्ड में बनाने की कोशिश की तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? इस कंडीशन में हम ये जो जीनोटिपिक रेशो है, फिनोटिपिक रेशो है, इसको मॉडिफाइड करते हैं, क्योंकि हमें पता है जीनोटिपिक रेशो तो यही आना है डायहाइब्रिड क्रॉस के अनुसार। उसके अंदर एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का हमने और ऐड कर दिया, तो हम इस रेशोज़ को मॉडिफाइड करके हम आगे के जो क्रॉसिंग है वो निकाल सकते हैं। तो ये रेशो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये तो आपको लर्न करना ही है। और बोर्ड एग्जामिनेशन के टॉपिक ऑफ व्यू से ये तीनों आपके लॉज इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज नीट में भी बहुत सारे छोटे मोटे MCQs पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ से बन के आते हैं। सो आई होप यू वेल अंडरस्टैंड ऑल दीज 3 लॉज। बट आपको अगर नहीं समझ में आया बेटा, तो इसके पहले आप पहला वाला वीडियो देखो, क्योंकि वहाँ पे टर्मिनोलॉजी दी गई है इम्पॉर्टेंट। तो अगर टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाती है तो आगे का लेसन क्लियर होना बहुत ईजी पड़ जाता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फर्स्ट वाले वीडियो की लिंक प्रोवाइड करवाऊँगी, एंड देन उस वीडियो को देखने के बाद एक बार फिर इस वीडियो को आप देखना, तो वो ज़्यादा अंडरस्टैंड आपको होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उसे शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी लेसन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसके साथ जल्द ही आप तक पहुँचेंगे। थैंक यू।